पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या कह रहा है इसके प्रॉपर्टी में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट में एक छोटा सा सिग्नम फंक्शन है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज में क्या कहा गया है। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज है x प्लस माइनस ऑफ a का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं और a कोई इंटीजर है, ठीक है, a कोई इंटीजर है और हम लोग x प्लस माइनस a का प्लस a हो या फिर माइनस a हो, ठीक है, उसका GIF निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस a। मतलब सिंपली क्या है, अगर a इंटीजर है कोई तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं GIF के, और सिर्फ GIF ऑफ x जो रियल नंबर है वही रियल नंबर का GIF निकालकर उसके साथ अगर ऐड है तो ऐड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट में आए, फ्रैक्शनल पार्ट में भी सेम है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग प्लस माइनस a का कुछ अगर निकाले फ्रैक्शनल पार्ट, a बिलोंग्स टू इंटीजर है तो वैल्यू आ जाएगी सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप निकाल रहे हैं 0.2 प्लस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको लिखा गया है कि आप सिर्फ x मतलब x का ही सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीजर था तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन लिख दिया 0.2 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.2 ही होगा, ठीक है। तो यही बोला गया, अगर मान लीजिए अगर आप 3.2 अगर ऐड कर निकालते तो क्या आता है फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2 ही आता। तो वही कहा गया है कि हम लोग वो जो भी इंटीजर है वो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट x का फ्रैक्शनल पार्ट लिख देंगे अपन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या क्या है, GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू कभी 0 होता है और एक बार -1 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 या फिर -1 होगी। तो 0 कब होगी, 0 तब होगी जब x इंटीजर रहेगा, और -1 कब होगी जब x इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी रियल नंबर रहेगी, इंटीजर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, x 3 लिया अपन, तो 3 लिए तो इंटीजर है, तो इंटीजर 3 प्लस माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 GIF ऑफ 3 इज 3, GIF ऑफ -3 इज -3, तो 3 - 3 0 आ गया। अब ठीक है, इसी में x अगर हम लोग 3.2 ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर 3.2 का GIF लें प्लस माइनस ऑफ 3.2 तो वैल्यू क्या आ जा रही है, 3.2 का GIF क्या होगा, 3 होगा, सिंपल। और -3.2 का क्या होगा, -3.2 का -4 होगा, ठीक है। तो -4 हो गया तो ये -1 हो गया, तो यहाँ पे -1 आ गई, x जब इंटीजर नहीं था और जब इंटीजर था तब 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में भी सेम है वैसे ही, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x करते हैं अपन तो एक बार वैल्यू 0 आती है और एक बार 1 आती है। तो 0 कब आती है, 0 इंटीजर पे आती है, और 1 आती है जब इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा। ये भी देख लेते हैं एग्जांपल के लिए लेकर, तो x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो 3 रखा हमने तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इज 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 इज 0, क्यों, क्योंकि ये सब इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ और लेकर लेते हैं, 3.2 ही लगकर देख लेते हैं, तो 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस ऑफ 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, देखते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी। 3.2 का हमने बताया था कि आपको जुगाड़ से देख लेना है, ये 0.2 हो जाएगा डायरेक्ट, तो ये 0.2 हो गया, प्लस ये माइनस है तो यहाँ पे डायरेक्ट -0.2 नहीं लिख देंगे अपन लोग वहां यहाँ 1 - 0.2 लिखेंगे, दैट इज 0.8, तो ये हो गया 0.8, तो वैल्यू क्या आ गई, 0.8 प्लस 0.2 दैट इज 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जब इंटीजर वैल्यू अगर नहीं रहेगी तो 1 आएगा, ठीक है, और जब इंटीजर रहेगी तो 0 आएगा। ये चारों प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, ठीक है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि x² - 3x - 1 इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। तो हमें इसे सॉल्व कर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि इसका हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ा है, तो प्रॉपर्टीज का ही यूज करना होगा यहाँ पे। तो हमने देखा अगर x बिलोंग्स टू अगर इंटीजर हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 0, देखा अभी हमने। और अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो वैल्यू कितनी आ जाती है इसकी वैल्यू आ जाती है -1, ठीक है।
देखा हमने अभी। तो अब देखना है, तो इसमें हमें केस लेना होगा, केस लेकर सॉल्व करना होगा कि एक बार x इंटीजर है, एक बार x नॉन इंटीजर है, क्योंकि हमें मालूम तो है नहीं x क्या है, इसलिए हमें केस लेना होगा। तो ठीक है, अपन पहला केस ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x इंटीजर है तो ये तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फैक्टर बनते हुए नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, 3 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, a कितना है -1, c कितना है, c है -1, a है 1। ठीक है, बाय 2a। ठीक है, तो यहां से आ गया 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 बाय 2। तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 9 4 13 बाई 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 3 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2। लेकिन अपन ने यहाँ पे पहले बोला है कि x इंटीजर होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर हमने कर दिया है, और यहाँ पे x की वैल्यू तो ये इंटीजर तो आ नहीं रही है। ठीक है, ये तो इरेशनल टर्म आ रहा है कुछ, तो ये तो कुछ मेरा आंसर आया नहीं। यहाँ पे अगर इंटीजर आ जाता तो हम बोल सकते थे हाँ इंटीजर है। ठीक है, तो आंसर में इंक्लूडेड करते उसको, यहाँ पे तो इंटीजर आया नहीं, तो ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया यहाँ से, नो सॉल्यूशन यहाँ से। ठीक है, तो अब केस 2 ले लेते हैं अपन। तो केस 2 लिया हमने, x डजंट बिलोंग टू इंटीजर। x हमने इस बार इंटीजर नहीं माना है, तो x इंटीजर नहीं माना है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स, x इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, हम लोग प्रॉपर्टी में देखा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, -1 तो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं अपन, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 और 3। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आई x की। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं x इंटीजर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है, 0 और 3 दोनों इंटीजर है। लेकिन यहाँ अपन ने बात किया है इंटीजर नहीं होगा, तो यहाँ से भी हमारे पास नो सॉल्यूशन आया। तो हेंस दिस इक्वेशन कंटेन नो सॉल्यूशन, मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास और एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 दैट इक्वल्स 3 ऑफ x माइनस 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड x एंड y। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हमें देख कर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ x प्लस ए x माइनस ए लिखा हुआ कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, तो ये हो गया 2। अब ये है x प्लस ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अपन लोग पढ़े थे x प्लस ए का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ए। ठीक है, तो वही लिख देना है अपन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। और ये बात समझ में। अब ये हो गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 10 इक्वल्स 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ 12। ठीक है, अब ये 2x को उधर लेके चले जाते हैं, इधर 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, और ये 12 है, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 22, क्योंकि 12 प्लस 10 इज 22। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू आ गई वो 22 आ गई। तो फिर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 22 है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, x बिलोंग्स कर जाएगा 22 तो होगा ही, 22 तो होगा ही, और 23 से कम होगा, क्योंकि 22 से 22.999 तक हमारा x का वैल्यू कंटेन कर सकता है, तब जाकर वैल्यू 22 आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, आ रही है बात समझ में। तो अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 22 से 23 तक। तो अब बात करें y की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो y किसके बराबर है, y 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 10 के बराबर है, ये है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई है 22, तो बस हमें 22 इंटू 2 प्लस 10 कर देना है। यहाँ पे बस हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से आ गया क्या, 2 टू द 4 2 टू द 4 प्लस 10 इक्वल्स 54। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 54। आ रही है बात समझ में, x की वैल्यू आ गई 22 से 23, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 54। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
10 लिखा, मतलब 5 को बाहर निकाल दिया था, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देते क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, तो वहां पे हो जाता 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ 12, ठीक है, उस तरह से भी निकाल सकते थे। और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3x इक्वल्स 4 माइनस 5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मिक्स्ड है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, दोनों है। तो जब भी आपको दिखे दोनों फंक्शन आते हुए एक साथ, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, x को आपको मान लेना है कि i प्लस एफ, ठीक है, x क्या हो जाएगा, i प्लस एफ हो जाएगा, लेट सपोज कर लेना है, ठीक है, लेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे i क्या है, i इंटीजर है, ठीक है, i जो है वो इंटीजर है, ठीक है, और f क्या है, f लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो x को हमने i प्लस एफ मान लिया, तो x जो भी होगा कुछ इंटीजर पार्ट होंगे उसके, या फिर 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे आप सपोज कीजिए 3.2 है, बस मान लीजिए x 3.2 है, तो हमने इसे i प्लस एफ में किस तरीके से लिखेंगे, 3 प्लस 0.2, तो ये हमारा हो गया i और ये हो गया f। देखिए f 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के मिक्स वाले आए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, x को i प्लस एफ एज्यूम कर लेना है, जिसमें f 0 से 1 है और i इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम लोग x की जगह में i प्लस एफ पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देते हैं अपन, तो 2 i प्लस एफ प्लस 3 i प्लस एफ इक्वल्स 4 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस एफ। यहां तक बात समझ में आई। अब 2i प्लस एफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, i तो इंटीजर है, तो हम प्रॉपर्टीज लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस i, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ऑफ f प्लस 2 ऑफ i, ठीक है। हम लोग ने प्रॉपर्टीज लगा दिए, i को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 3f, ठीक है, और यहाँ से आ गया 4 माइनस i प्लस f का फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमने देखा था जब भी i प्लस f का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो i तो गायब ही हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f, ठीक है। प्रॉपर्टी बस ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बस अब ये क्या करना है, इधर -5f है और इधर 2f है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका 2f और ये आ गया 5i प्लस 5i और ये आ गया 3f, ठीक है, 4 माइनस, यहां पे देखिए f का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो हमने क्या बोला है, f जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और उसी का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, f ही तो आ जाएगी। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए f अगर कुछ भी रहा, 0.3 रहा, 0.4 रहा, ये कुछ भी नंबर रहा, तो उसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाले तो वही नंबर तो आ रहा है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या था, जुगाड़ से आप देखें तो 0.3 है, तो ये 0.3 है तो आ रहा है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f इज f, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहां से अपन लिख दिए 2 ऑफ ये, अब यहाँ पे इसको ध्यान देना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f की वैल्यू 0 से 1 है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.99 तक, ठीक है। तो इसकी GIF क्या होगी, सारे की GIF क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। कैसे, आप देखिए यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, यहाँ कहीं 1 है, ठीक है, तो यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4, ठीक है, सारे का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, GIF वैल्यू निकालें, तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सारे नंबर से जो कम में है, जितने भी इंटीजर है उसमें से सबसे ज्यादा है, तो उसमें से सबसे ज्यादा क्या है, 0 ही तो है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस 5i और 5f को इधर लेके आ जाते हैं प्लस 8f इक्वल्स 4, ठीक है। इतना बात समझ में आई। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है समझने में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट पूछिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, f को बाहर निकाल लेंगे, f हो जाएगा 4 माइनस 5i बाई 8, तो ये हमारी f की वैल्यू आ गई। तो f की वैल्यू तो ये आ गई, तो अब हम लोग को
अब हम क्या करें, मतलब आई और एफ दोनों चाहिए, तो एफ की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एफ का इंटरवल क्या है, 0 से 1 है, तो बस एफ का जो वैल्यू आई 4 माइनस 5i/8, इसको क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पे रख देना है, 0 और 1 के बीच में रख देना है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आई का इंटरवल निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो इधर गया तो ये तो 0 ही रहा, 4 माइनस 5i, और इधर लेके गए तो ये हो गया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहाँ से क्या हुआ, 4 को इधर लाए, -4 लेस देन और इक्वल टू -5 लेस देन 4 को उधर लिख रहे हैं, 8 माइनस 4 4, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें आई निकालना है, यहाँ माइनस है सबसे पहले, तो माइनस को अपन प्लस बना देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी तो सबसे पहले चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। तो -1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, अब ये चेंज हो गया, ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो गई, और ये 5i हो गया, और ये -4 हो गया, इनइक्वलिटी यहाँ भी चेंज हो गई है, ठीक है। दोनों तरफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई है क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब यहाँ से i की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, i यहाँ से ग्रेटर देन हो जाएगा -4/5, और यहाँ से हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो i की वैल्यू होगी -4/5 से 4/5 तक। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, i क्या है, एक इंटीजर है, और -4/5 क्या है, -4/5 इज -0 पॉइंट समथिंग और 4/5 इज 0 पॉइंट समथिंग। तो इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहा है, एक ही इंटीजर आ रहा है, दैट इज 0, एक ही हमारे पास इंटीजर मिल रहा है आई की वैल्यू। तो आई मेरे पास आ जाएगा क्या, आई की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों, आप यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू 4/5 और -4/5 के बीच में है, ठीक है। लेकिन आई तो एक इंटीजर है, कोई इंटीजर है, तो इंटीजर कितने आ रहे हैं इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में इंटीजर कितने आ रहे हैं, एक ही तो इंटीजर आ रहा है, दैट इज 0। तो इसलिए आई की वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है इससे, ठीक है। अब आई की वैल्यू 0 आ गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू 0 रखकर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू को 0 रख देते हैं और एफ निकालते हैं, तो एफ आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 इंटू 0/8। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 4/8, दैट इज 1/2। तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, एट द एंड हमें क्या निकालना था, एक्स निकालना था। तो एक्स क्या है, एक्स है आई प्लस एफ, तो बस मेरे पास आई है, एफ है, तो x की वैल्यू आ गई सिंपल सी। तो x आ गया i प्लस एफ, दैट इज i आ गया 0, f आ गया 1/2, दैट इज 1/2। तो ये हमारा x का फाइनल वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। अच्छा, मजा आएगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिए और आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है जब भी मिक्स्ड है तो x को i प्लस एफ एज्यूम कर लेना है, जिसमें f 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। तो अब हमने इसे देख लेते हैं कि ये क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, ठीक है। इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नम को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स अगर लिख रहे हैं, कोई भी नंबर लिख रहे हैं, सिग्नम ऑफ एक्स वाई जो भी नंबर है 1 2 जो भी, तो SGN से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू -1 0 1। सिग्नम किसी भी नंबर का आप लें, ठीक है, कोई भी नंबर का लें, कोई भी रियल नंबर का लें, तो उसकी वैल्यू या तो -1 होगी, या तो 0 होगी, या फिर 1 होगी, ठीक है। तो ये कब -1 होगी, 0 होगी या 1 होगी वो देखते हैं। तो -1 कब होगी, जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। 0 कब होगी, जब x इक्वल्स 0 होगा, और 1 कब होगी, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्नम x की रेंज हम लोग देख सकते हैं, -1 0 और 1 तीन ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और कब कब आएगी वो हमने देख लिया, ठीक है। x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, यहाँ x पॉजिटिव के लिए 1 आएगा, नेगेटिव के लिए -1, और 0 के लिए 0 आएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और इसका डोमेन का बात कर लेते हैं हम लोग, x क्या रखेंगे, तो डोमेन x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, और रेंज हो जाएगी -1 0 1, ठीक है। -1 0 1 ये हमारा रेंज हो जाएगा, मतलब रेंज में तीन ही वैल्यू कंटेंट कर रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत एग्जांपल, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 22/7 हम लोग निकाल रहे हैं,
सिग्नम ऑफ 22/7। 22/7 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये तो ज्यादा आसान हो गया। अब अगर आप सिग्नम ऑफ x² प्लस x प्लस 1 निकाल लें, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ पे बोलेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जाकर देखना पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू, फिर जाकर आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका जो d है, d आप पहले निकालिए। d क्या है? d² माइनस 4ac, d² माइनस ऑफ 4ac। तो वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस 4 दैट इज -3। d क्या आ रहा है? लेस देन 0, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ? ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नंबर हो गया मतलब सिग्नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर इस तरह का है तो आप पहले d निकाल लीजिए, देख लीजिए वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, फिर जाकर उसका आप बता सकते हैं वो उसकी सिग्नम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और कुछ लेते हैं। अगर मान लीजिए सिग्नम ऑफ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोला गया हमें कि सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा। ठीक है, तो इसके दो वैल्यू आएंगे, क्या आएंगे वो देख लेते हैं। इसके वैल्यू आएंगे एक 0 और एक आएगा 1। ठीक है, तो अब देखते हैं 0 कब आता है और 1 कब आता है। तो 0 तब आएगा जब x की वैल्यू 0 हो, और 1 कब आएगा? जब x नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं किस तरीके से ये आया। तो x की वैल्यू 0 हुआ, तो x की वैल्यू 0 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0। तो सिग्नम ऑफ 0 इज 0, तो 0 लिख दिया हमने। अब x की वैल्यू 0 नॉन 0 है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर का अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो 0 कब करती है? जब 0 होता है। तो अब 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 के पहले और 1 के पहले और 0 के बाद के सारे नंबर आ जाएंगे। तो उसमें वो नंबर क्या है? वो तो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होता है? सिग्नम वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये 1 हो गया। तो और एक देख लेते हैं अपन, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब जैसे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखें तो इसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें भी दो केस आएंगे। पहला है 0, ठीक है, जब 0 होगा। ठीक है, और एक केस है जब वो होगा 1। ठीक है, अब हमें देखना है कि 0 कब होगा, 1 कब होगा। तो जब x 0 होगा तब तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे? जब x 0 हुआ तो GIF ऑफ 0 इज 0, तो सिग्नम ऑफ 0 इज 0, तो 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 1 कब होगा? अगर मान लीजिए कोई भी अपन 4.5, 4.8 या कोई भी पॉजिटिव नंबर का अपन GIF निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर का GIF क्या होगा? पॉजिटिव नंबर का GIF तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, हमें मालूम है। तो पॉजिटिव नंबर का GIF हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए हमारा सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो 1 x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये 1 आएगी। और एक केस इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ही केस थे लेकिन इसमें 3 केस आ रहा है। ठीक है, तो और एक केस आएगा -1। तो ये कब आएगा? तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग नेगेटिव नंबर का GIF निकाल रहे हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर का GIF निकाल रहे हैं, कोई भी नंबर हो नेगेटिव हो, -3 ही रख लीजिए, -5 ही रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए आप, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? -5.2 रख लीजिए, -5.8 रख लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव ही आ रही है। तो जब नेगेटिव रख रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, तो GIF की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो x लेस देन 0 के लिए क्या है? -1 आएगा सिग्नम का वैल्यू, इसलिए -1 आ रहा है। जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो सिग्नम की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। वैसे सिग्नम का तो उतना क्वेश्चन आता नहीं है, यूज भी बहुत कम ही आता है, फिर भी पूछ लिया जाए तो क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें को लेकर चलना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये हमारा सिग्नम पार्ट और GIF और आपका फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेक्चर में सिग्नम, इन तीनों फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।